गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 20th सितंबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट इन वाइल मैं आपको बताने वाला हूं आज के जो 10 टॉपिक्स जो है वो हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। एंड आई होप जो कल के मॉक टेस्ट थे यूट्यूब के ऊपर सैटरडे संडे को, आप जानते हैं आपको दो मॉक टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं, वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो कट ऑफ स्कोर था उससे ऊपर स्कोर किया होगा। यहाँ पर अगर आपका मिस हो गया है मॉक टेस्ट तो आप वीडियोस के अंदर जाकर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर जो सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट आता है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो लोग नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उनको भी एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, आज के जो क्वेश्चन है हम एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के बारे में जानेंगे, शून्य कैंपेन, इंजीनियर्स डे के बारे में देखेंगे, टार बॉल्स को डिस्कस करेंगे। देन हम यहाँ पर जॉयनगर माओ के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्रीज बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करते हुए सैफरन प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन लेकर आया उसके बारे में जानेंगे, ओकस अलायंस क्या है, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी इकोनॉमिक साइड से आई है वो है बैड बैंक को लेकर। चलिए, सो दिस इज द ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर भी आप जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी आपका संडे को कंडक्ट हुआ है और अभी आप अपनी एंट्रीज में दे सकते हैं क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो लोग 30 मॉक टेस्ट कंडक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं वो exam.network.com पे यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि आपसे आपकी कट ऑफ सेट करने के लिए कहेगी। तो जल्दी से मुझे बताएं कितनी कट ऑफ आप सेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ है वो तो 6 है, लेकिन आप अपने लिए क्या कट ऑफ या टारगेट को सेट करने वाले हैं वो प्लीज जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज पीसफुल मिशन इज एसोसिएटेड विद। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन किससे एसोसिएट करती है? एससीओ से, आसियान से, क्वाड से या फिर सार्क से। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, क्योंकि इसके अंदर इंडिया जो है वो अपने कॉन्टिजेंट के साथ उसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि 6th एडिशन जो था वो यहाँ पर इसका किया गया और ये ऑर्गेनाइज करी गई ओरेनबर्ग रशिया के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपको एससीओ की जो कंट्रीज है वो मिल जाती हैं। सो लेट मी राइट इट हियर, इट वाज द 6th एडिशन जिसमें इंडियन कॉन्टिजेंट जो था उसने पार्टिसिपेट किया और ये जो एक्सरसाइज करी गई ये करी गई थी रशिया के अंदर इन द ओरेनबर्ग। ठीक है, सो कंट्री का नाम पूछा जा सकता है, लोकेशन एग्जैक्ट पूछी जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दिया होगा। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि शून्य कैंपेन को लेकर है। पूछा गया शून्य कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थिंक टैंक नीति आयोग, आरएमआई के द्वारा या फिर बीएनसी। 10 सेकंड का टाइम शुरू करता हूं। रिसेंटली शून्य कैंपेन जो है शुरू किया गया है। इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल। ठीक है, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल के लिए आपका जो शून्य कैंपेन है ये नीति आयोग के द्वारा, साथ ही साथ आरएमआई जो था रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, बी और सी दोनों शामिल हैं, इनके द्वारा मिलकर कोलैबोरेशन में शुरू किया गया। आंसर तो डी हो जाएगा। किस चीज के लिए वो भी मैंने आपको बताया। कैंपेन का एम यही है टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी की आजकल बात भी काफी ज्यादा हो रही है, तो इन द अर्बन डिलीवरी सेगमेंट यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है ताकि जीरो पोल्यूशन डिलीवरी जो है वहां पर इंश्योर करी जा सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसको भी बढ़ावा दिया जा सके। डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको एक यहाँ पे केस स्टडी जो थी करंट अफेयर्स में वो भी बताई थी कि देयर वाज दिस गाय जिसके पास 2 व्हीलर था जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था, लेकिन उसकी सोसाइटी ने उसे अलाउ ही नहीं किया कि वो सोसाइटी के नीचे कहीं पर भी अपने व्हीकल को चार्ज कर सके, और इसी वजह से वो क्या करता था, वो 15th फ्लोर पे लिफ्ट के थ्रू अपने 2 व्हीलर को लेकर जाता था और वहां पर उसे चार्ज करता था। ठीक है, तो यहाँ पर अवेयरनेस की भी जरूरत है सोसाइटी के अंदर या फिर कहीं लोगों को एट लार्ज समझाने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर होने ही वाले हैं, सो माइट एज वेल अलाउ इट, क्योंकि इससे इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही लेकिन एनवायरमेंट को भी फायदा होगा, जिससे हमारी सोसाइटी एट लार्ज को फायदा होने वाला है। खैर, यहां से ही आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंजीनियर्स डे को लेकर पूछ रहे हैं। बताएं इंजीनियर्स डे को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये
एम विश्वेश्वरैया जो है उनकी अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार हम इसे साउथ कोरिया के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 सेकंड्स का टाइम दिया है, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने है, सोचिए इसके बारे में। एवरी ईयर सितंबर 15 को वैसे हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, और यहाँ पर इंडिया जो है इसे श्रीलंका एंड तंजानिया के साथ मिलकर रिकॉग्नाइज कर रहा है जो एम विश्वेश्वरैया जो ग्रेट इंजीनियर थे उनकी अचीवमेंट्स को। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कंट्री का नेम क्या है, श्रीलंका एंड तंजानिया। और पहली स्टेटमेंट आपकी जो पर्सनैलिटी का नाम दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनकी कुछ अचीवमेंट्स जो है वो और चाहे तो आप बता सकते हैं, दीवान भी रह चुके हैं ये, और कृष्ण राजा सागर डैम जो कि कावेरी रिवर पे था उस पे कंस्ट्रक्शन का काम देखने का भी इन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो इन्होंने देखी कर्नाटक के अंदर। और इसके अलावा 19th दीवान रहे थे मैसूर के सन 1912 से लेकर 1919 तक, और इन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो था 1917 के अंदर वो भी बेंगलुरु में बनाया था। उसके बाद 1934 के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर भी काफी इंटरेस्ट था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये बुक भी इनके द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली 1955 के अंदर इनको मिलता है भारत रत्न। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टारबोल्स को लेकर है, पूछा गया टारबोल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये कॉइन के साइज के होते हैं, ये जो बॉल्स होती है कॉइन के साइज की होती हैं, और ये बीचेस के ऊपर आपको या उसके आसपास दिखाई दे जाएंगी, और हैवी मेटल्स को भी ये अट्रैक्ट करती हैं। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। तीन चीजें इसको लेकर दे रखी है, क्या ये कॉइन साइज की होती हैं या बड़ी होती हैं। सो रिसेंटली न्यूज ये थी कि मुंबई की बीचेस जो है दे वर सीन विद ब्लैक ऑयल एमनेटिंग बॉल्स, जिसको कि टार बॉल्स कहा जाता है। तो टार बॉल्स के साथ वो देखी गई हैं। दे आर यूजुअली कॉइन्स, कॉइन के साइज की होती है, कुछ इतने साइज की होती हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़े साइज की भी हो सकती है। ओवर द इयर्स काफी बड़े साइज की, इवन जो बास्केटबॉल का साइज होता है उतनी हो सकती है, और 6 से 7 केजी तक भी हो सकती है। ठीक है, दे कैन अट्रैक्ट वेरियस हैवी मेटल्स। इन वेरियस हैवी मेटल्स के अंदर आपकी कॉपर हो गई, कोबाल्ट होगी, निकल होगी, उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये एक एनवायरमेंटल मरीन रिलेटेड फिनोमिना जो है वो देखने को मिल रहा है पोल्यूशन से लेकर, इसी वजह से इसको लेकर डिस्कशन किया और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि जोइन अग्रेन माओ के बारे में पूछा गया। इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये तमिलनाडु से आता है, स्वीट डेलिकेसी, मीठा है, खाने में मिठाई के तौर पे यूज किया जाता है। इट हैज रिसीव्ड जीआई टैग, इसको जीआई टैग जो है वो भी दिया जा चुका है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए क्या ये कोई स्वीट डेलिकेसी है जो कि तमिलनाडु से आती है, और क्या इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली न्यूज में था, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यस, इट इज अ स्वीट डेलिकेसी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो आप ऐसी स्टेटमेंट को तो निकाल ही दीजिए जहां पे सेकंड नहीं हो। लेकिन हाँ, ये कहां से आती है, ये आती है वेस्ट बंगाल से। So it's a sweet delicacy that comes from West Bengal and that is prepared from the popped rice bowl held together with a fresh palm jelly। तो इसमें चावल जो होता है उसको गुड़ के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे बनाया जाता है। तो मतलब आंसर में 1 तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वेस्ट बंगाल से आती है, तो ए भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा। अब तीसरी स्टेटमेंट के बारे में पता है या नहीं पता, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि एलिमिनेशन से आपको पता चल गया आंसर तो बी ही होने वाला है। इट मींस आप अज्यूम कर सकते हैं कि जीआई टैग तो मिला ही होगा, जो कि ऑफकोर्स सही भी है क्योंकि इसे 2015 के अंदर जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। इसका नाम जो है, क्योंकि ये जयनगर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से आती है वेस्ट बंगाल में से, इसी वजह से इसका नाम जो है जयनगर माओ रखा गया है और काफी पुरानी है। 1904 में इसे इजाद किया गया था और काफी इंपॉर्टेंट डेलिकेसी है वहां की। इट कैन होल्ड इट्स टेस्ट एंड टेक्सचर फॉर ओनली 5 to 7 days अंडर नॉर्मल रेफ्रिजरेशन। तो 5 से 7 दिन तक आप इसे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं फ्रीज करके, और उसके बाद इसका टेस्ट जो है वो बना रहेगा। जीआई टैग ऑलरेडी दिया जा चुका है क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन से आती पर्टिकुलर टाइप की चीज है। जीआई टैग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 का जो है, इट इज इशूड बाय जीआई रजिस्ट्री। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 50 डेज रिवीजन सीरीज आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, देन यू डोंट नीड इट। लेकिन अगर लगता है स्टैटिक पोर्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप इस सीरीज को, एक क्रैश कोर्स है जिसमें विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम आपका जो पूरा स्टैटिक है, जिसमें इंडियन पॉलिटी है,
इंडियन हिस्ट्री है, आपकी लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है। इन सब एरियाज को आप कवर कर सकते हैं 2 से 3 घंटे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। बाय द टाइम योर एग्जाम कम्स आपको यहाँ पर तैयारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज की हो जाएगी। जो लोग नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 100 डेज या फिर 200 डेज की जो सीरीज है उसके लिए जा सकते हैं, ताकि डे वाइज आप तैयारी कर सकें, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है। तो आप यहाँ पर ग्रेजुअल वे में तैयारी कर सकते हैं, और इसमें भी आपको वीडियो और साथ ही साथ डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो है उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर। दुनिया का पहला 5 कंट्री मिलाकर जो एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है वो कौन सा है? अभी रिसेंटली न्यूज में था, मूरा द्रव दानूबे, मूरा द्रव टिग्रिस, मूरा द्रव रॉन, या फिर नन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूनेस्को ने एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया है दुनिया का पहला 5 कंट्री का बायोस्फीयर रिजर्व। ये 700 किलोमीटर का एरिया जो है ऑफ मूरा द्रवा दानुबे रिवर का वहां तक फैला है, स्ट्रेच करता है। इसमें कंट्रीज भी कौन कौन सी 5 कंट्री के नाम भी बता देता हूं। ऑस्ट्रिया इसके अंदर आती है, स्लोवेनिया आती है, क्रोएशिया आती है, सर्बिया आती है और हंगरी आती है। ठीक है, देखिए वैसे आप जानते हैं कि ये जो कंट्रीज आपके यहाँ ज्यादा बड़ा साइज नहीं है इनका, तो हो सकता है जो आपका पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है 5 कंट्री, 6 कंट्री, 7 कंट्री में फैला हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि यूनिक चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आंसर हो जाएगा ये। रिजर्व इज सो कॉल्ड अमेजन ऑफ यूरोप इसे कहा जाता है, क्योंकि ये काफी छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर ये फैला है। इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन यूरोप एज वेल। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन किसी भी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अमेजन ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, बताएं। तो अमेजन ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? नाउ यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए ये आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे आप कंट्रीज देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 7th क्वेश्चन बात करता है, पुट द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम हाई टू लो इन सैफरन प्रोडक्शन। सैफरन प्रोडक्शन के अंदर इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, इनको आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट में रखना है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। अब सैफरन न्यूज में था, और सैफरन प्रोडक्शन जो है इसकी टॉप कंट्रीज पूछी जा सकती है। उसका रीजन जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हो चुका है, और तालिबान का कब्जा होने की वजह से ही जो अफगानिस्तान है वो न्यूज में था, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा जो सैफरन था वो एक्सपोर्ट किया जाता था, विच मे नॉट बी पॉसिबल नाउ बिकॉज ऑफ तालिबान। देखिए अभी चलिए, सो यहाँ पे दिस वाज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सबसे इसमें से आपको कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज पहले नंबर पे ईरान है, दूसरे पे इंडिया है, और फिर अफगानिस्तान का नंबर आता है। अगर आपने ये रिकॉग्नाइज किया था कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर कर पाए हैं, मुझे पता है 100 में से कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जिसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया होगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा अगर सैफरन को प्रोड्यूस किया जाता है वो ईरान के अंदर किया जाता है। ईरान इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी सैफरन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो कंट्री है ये 95% सैफरन जो है उसको प्रोड्यूस करती है पूरी दुनिया का। ठीक है, बाद में फिर इंडिया का नंबर आता है जो कि कुछ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन हाँ क्योंकि कश्मीर रीजन जो है यहाँ पर इसे प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमें फिर स्पेन का नंबर आता है, और फिर दूसरी कंट्रीज का नंबर आता है जिसमें अफगानिस्तान भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान को फिगर आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि यूजुअली मुश्किल कब होती है जब मान लीजिए ईरान जो है वो 30% कर रहा है और इंडिया जो है वो 29% कर रहा है, तो फिगर आउट करना मुश्किल होता है। या फिर अगर आप कहें कि ईरान जो है 19% कर रहा है, इंडिया 18% कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं है। एक्चुअल में परसेंटेज कितनी है इसकी? 95% है। ठीक है, तो पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में 95% प्रोड्यूस करने में नाम अलग से ही दिखाई देता है, और बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। इसी वजह से आप में से कुछ लोग जो डेफिनेटली इस टाइम उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा भी होगा कि दैट दे न्यू अबाउट इट, तो यहाँ पर उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और मेरी तरफ से आपको 1 एक्स्ट्रा मार्क फॉर योर कॉन्फिडेंस +2 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आंसर 213 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे ईरान, फिर है इंडिया, और फिर है अफगानिस्तान। ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी कोई भी आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर को ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली यूटी इन इंडिया जहाँ पे सैफरन को प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू इट्स वेरी हाई, इसमें आपका जो क्रॉसिंग कंटेंट है वो रहता है, रिच एरोमा रहता है। और कश्मीर सैफरन जो है पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस भी है, और काफी ज्यादा एलिवेशन पे, काफी ऊंचाई पे 1500 से 2000 मीटर की जो ऊंचाई होती है वहां पर इसे पैदा किया जाता है। वेल ट्रेन्ड कारेवा सॉइल जो होती है उसके अंदर ये आपको मिलता है।
चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। बात कर रहा है फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड में इंडिया में किसने इशू करे हैं। क्या ये उज्जीवन बैंक के द्वारा करे गए हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा करे गए हैं, एसबीआई के द्वारा करे गए हैं, या फिर डीएमसी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा करे गए। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली एक लीडिंग एजेंसी ने इसे लेकर आए हैं, इशू किया है और सक्सेसफुली इशू किया है 300 मिलियन के यूरो ग्रीन बॉन्ड्स को, एंड दैट टू फॉर 7 years। ठीक है, इट इज नॉट ओनली द फर्स्ट यूरो बॉन्ड इंश्योरेंस बाय पीएफसी, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो एक लीडिंग एनबीएफसी है उसके द्वारा किया गया। इट इज नॉट ओनली द फर्स्ट यूरो बॉन्ड जो कि पीएफसी के द्वारा इशू किए गए हैं, बट ऑल्सो द फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जो कि इंडिया में इशू करे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इट इज द फर्स्ट एवर यूरो इशुएंस बाय एन इंडियन एनबीएफसी एंड द फर्स्ट यूरो बॉन्ड इशुएंस फ्रॉम इंडिया सिंस 2017। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, ग्रीन बॉन्ड के बारे में, ग्रीन बॉन्ड का क्या मतलब होता है वो भी बता चुका हूं आपको मैं। ग्रीन बॉन्ड बेसिकली इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली ईयरमार्क्ड टू रेज मनी, किस चीज के लिए, क्लाइमेट के लिए और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रीन बॉन्ड्स जो है इसे इशू किया जाता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक भी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, नेशनल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं। और यूरो ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं, दीज आर द वेरी स्पेसिफिक वेरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड्स जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसे यूरो ग्रीन बॉन्ड भी कहा जाता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि ऑकस अलायंस को लेकर पूछना है। बताएं ऑकस अलायंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या फिर कहें कि कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है ऑकस अलायंस के अंदर। तो आप जानते हैं 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, तीन कंट्रीज यहां पर दे रखी हैं, तो आप जानते हैं कि चारों कंट्री तो हो नहीं सकती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसी कंट्री जो कि इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसको फिगर आउट करना उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, चाहे आपने इस क्वेश्चन को कभी ना पढ़ा हो, बिकॉज मैंने आपको ये भी बताया था कि आई कीप ऑन एडिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आपको इतने इजी मिलते हैं जो कि अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से ही आंसर निकल आएगा। अगर आप ऑकस देखें, ए यूके यूएस, देखिए यहीं से ही आंसर निकला था, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, तो इंडिया इसमें कहीं पर भी नहीं होगा। तो 4 वाला ऑप्शन हटा दीजिए, बचा हुआ ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप में से काफी सारे लोग इस चीज को फिगर आउट कर पाए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी कर पाए होंगे। इट्स ओके, अगर आप नए नए आपने स्टार्ट किया है तो ये चीजें रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा सा जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, और जैसे जैसे चीजें समझ में आती हैं कॉमन सेंस को यूज करते हुए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व होते चले जाएंगे। खासतौर पर ऐसे ईजी क्वेश्चन तो आप जो लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं उसको तो नहीं छोड़ेंगे। इट्स अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस के बीच की है, और यहां पर जो ऑकस है इसको नाम दिया गया अंडर विच यूएस एंड यूके विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया डिप्लॉय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इन द पैसिफिक रीजन। तो ये जो ऑकस है इसमें यूएस और यूके जो है ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पैसिफिक रीजन में रखने के लिए। अलायंस इज सिग्निफिकेंस बिकॉज चाइना इज बिकमिंग मोर एंड मोर एग्रेसिव डे बाय डे, और इसी वजह से क्वाड जैसी बॉडीज, मालाबार जैसी एक्सरसाइज और ऑकस जैसी अलायंस जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसमें इंडिया को भी शामिल कर लिया जाए और ये आई ऑकस बन जाए, ठीक है, या फिर ये ऑकसी बन जाए। ठीक है, खैर वो तो आगे देखने वाली बात होगी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कुछ स्टेटमेंट्स को देखिए पूछे, बताएं करेक्ट क्या है। NARCL will consider purchase bad loans from the banks and will pay 15% of the agreed price in cash। NARCL कुछ है और ये क्या करेगा, ये बैड लोन्स को परचेज करेगा बैंक से, 15% पैसा जो है अग्रीड अमाउंट का वो उनको कैश में देगा, 85% जो है सिक्योरिटी रिसीट के तौर पे देगा, और इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन और इनकर्स अ लॉस, अगर नहीं सेल कर पाता है तो उस केस में गवर्नमेंट गारंटी जो है वो यहां पर आ जाएगी। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 1-2 दिन पहले ही अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ इंडिया का पहला बैड बैंक, फर्स्ट एवर इंडिया का बैड बैंक जो है उसको यहाँ पे अनाउंस किया है। IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, कह रही है कि इट विल सेल द स्ट्रेस्ड एसेट इन द मार्केट, और NARCL विल फर्स्ट परचेज बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक। तो NARCL जो है वो एजेंसी है जो कि बैड जो आपके बैंक है उनसे बैड लोन्स को परचेज करेगी और अग्रीड अमाउंट का 15% कैश में दे देगी, 85% की रिसीट दे देगी। और व्हाट इफ जो बैड बैंक्स हैं वो बैड लोन्स को नहीं सेल कर पाते, उस केस के अंदर गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो भी यहाँ पर पिक्चर में आएगी। तो उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बैड बैंक्स को भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एसेट्स जो है, व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड बाय IDRCL, कमर्शियल बैंक्स विल बी पेड बैक द रेस्ट। इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन्स या फिर उनको लॉसेज हो जाते हैं, गवर्नमेंट गारंटी जो है वो यहाँ पे इन्वोक हो जाएगी
और उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा, क्योंकि 30,700 करोड़ जो है, 30,600 करोड़ जो है सॉरी, वो यहाँ पर अप्रूव किया गया इस चीज के लिए। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से यहाँ पे आंसर जो होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, बैड बैंक का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, जो आपका क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, जो क्वेश्चन आपने आंसर करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मैं एक बार आपको रिवीजन करा लेता हूं, और ये हमारी रहने वाली है एक्टिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन करना काफी जरूरी है, क्योंकि 2 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एट दिस पोजीशन, तो वहां पर वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नहीं तो क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं चीज को भूल जाते हैं, लेकिन हाँ, रिवीजन साथ के साथ करते रहते हैं तो चीजें याद रहती हैं। और एक्टिव रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर जितनी चीजें आपको याद है कमेंट सेक्शन में लिखनी है। कंपेयर मोर, आप इस चीज को एक हेल्दी कंपटीशन की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि लाइव लिख रहे हैं या अदरवाइज भी आप देखिए कि कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा जो 4, 5, 6, 7 चीजें जो है उसको लेकर लिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को लेकर। इट मींस ही और शी इज एबल टू रिकॉल मोर। इस एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट जितना ज्यादा रिकॉल कर पाएगा, उतनी उसकी पास होने की, क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो योर कंपटीशन शुड बी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करना है। आप अपने आप से भी कंपीट कर सकते हैं, और जितना आप यहां पर रिकॉल करेंगे पिछले टाइम के कंपैरिजन में ज्यादा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन जल्दी से बताएं किसके बीच में करी जा रही है, क्या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यस और नो। रशिया के अंदर करी जा रही है, यस इंडिया इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग, एससीओ इज द एजेंसी। शून्य कैंपेन जो है किस किस के द्वारा लेकर आया गया ये बताएं जल्दी से। तो यहाँ पर शून्य कैंपेन जो है जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को लेकर आया गया है। नीति आयोग और आरएमआई इसमें शामिल थे, ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ इंजीनियर्स डे को लेकर, किसकी अचीवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम बताएं। सितंबर 15 इज द डे, तंजानिया श्रीलंका के साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। एम विश्वेश्वरैया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर डिस्कशन हमारा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या चीजें डिस्कस करी थी, टारबोल्स कौन सी सिटी न्यूज में थी, जल्दी से बताएगा। इसका साइज कितना होता है, और ये हैवी मेटल्स को अट्रैक्ट करती हैं, किस तरीके की हैवी मेटल्स ये भी बताएगा। मुंबई बीचेस जो थी वो न्यूज में थी। टारबोल्स जो है सिक्के से लेकर आपकी जो भारी बास्केटबॉल होती है 6 से 7 केजी तक का इनका साइज हो सकता है, उतना ये रहेगा। और हैवी मेटल्स के अंदर निकल, कॉपर, कोबाल्ट को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो पर्टिकुलर स्वीट है कहां से आती है, जल्दी से बताएं। जीआई टैग मिला है नहीं मिला ये भी बताइएगा, यस और नो के अंदर। वेस्ट बंगाल से आती है, यस और नो में यस, जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। स्टैटिक जो आपकी सीरीज है 50 डेज रिवीजन सीरीज, एग्जाम के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। और अदरवाइज नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्रैक यूपीएससी 100 डेज एंड 200 डेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हमारा डिस्कशन होगा बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्रीज बायोस्फीयर रिजर्व, नाम बताएं, उन कंट्रीज का नाम भी बताइएगा। 700 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, यूनेस्को ने इसे कहा है मारुमुरा द्रव दानुबे। और कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर, यहाँ पे मैप के ऊपर भी देखिए एक बार। सो ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया एंड सर्बिया इसके अंदर शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में सैफ्रन प्रोडक्शन को लेकर डिस्कशन हुआ हमारा। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हैं, जल्दी से बताएं। कश्मीर के अंदर कारेवा सोइल के अंदर किया जाता है इसका प्रोडक्शन, ये बात तो ठीक हो जाती है। इसके अलावा बताएं, यस ईरान 95% प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। पहले यूरोबॉन्ड कौन लेकर आया है, कितने के निकाले गए हैं, तो यहाँ पे जो 300 मिलियन के 7 ईयर्स के हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा इसे लेकर आया गया है। और फिर ओकस में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, कौन कौन सी नहीं है, किसके अगेंस्ट में इसे बनाया गया है, क्या किया जा रहा है। इसके अंदर पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रखेगा, ये हेल्प करी जा रही है यूके यूएस के द्वारा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ लास्ट क्वेश्चन को लेकर, बैड बैंक्स को लेकर। तो बैड बैंक्स में एनएसीआर जो है वो यहाँ पे बैड लोन्स लेगा, 15% जो है अग्रीड अमाउंट का कैश में देगा बैंक्स को, ताकि उनके पास लिक्विडिटी है, 85% की सिक्योरिटी रिसीट्स, और सरकार का रोल भी इसके अंदर रहने वाला है। चलिए जल्दी से मैं आपको एक बार प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ। सो क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर जो आपको आंसर करना है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी किसके द्वारा हेड करी जाती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताइएगा। और जो मेंस के क्वेश्चन है वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद दिए जाएंगे। जिन लोगों ने वीकेंड का जो आपका सेशन था मॉक टेस्ट का वो नहीं देखे, वो प्लीज देख लीजिएगा। दिस इज द मेंस चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस चाहे तो लिख भी सकते हैं, अभी नहीं तो प्रीलिम्स के बाद तो इसे रीएक्टिवेट किया जाएगा। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है, बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ग्रेजुअली यू विल सी एन इंप्रूवमेंट। अगर आपका 2, 3, 4, 5 का स्कोर भी आ रहा है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ अपर डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।